Hello boys and girls, good evening all of you. Good evening भाई. Before we start with this video, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर जारी है. फीस जो है बहुत बहुत कम में आपको क्लासेस जो है वो मिल रहा है. तो अपने जूनियर्स को और अपने फ्रेंड्स को पक्का से बता दीजिएगा. ये दारोमदार मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. चलिए आइए. अब मेरे प्यारे बच्चों, सोर्सेस ऑफ लॉ का पहला 2 क्लास हो चुका है और आज अपने सोर्सेस ऑफ लॉ को कंप्लीट कर देंगे. टुडे इज द थर्ड पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट. फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये सारे पोर्शंस हो चुके होंगे और बिल्कुल नोट्स जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो वहां से आपको ये सारे नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिल जाएंगे. ये सारे पोर्शंस अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर. यहां से पढ़िए, फटाफट एकदम आपका जो है पढ़ाई हो जाएगा. और मैंने इंस्टीट्यूट का भी मैट एक एक पन्ना खोल करके दिखा दिया था कि अपना सब कुछ कवर हो रहा है. अब अपना थर्ड पार्ट जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है दोस्तों. थर्ड पार्ट जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है जूरिस्प्रूडेंस. सर ये तो सब्जेक्ट का नाम है. बिल्कुल. और पहला चैप्टर के अंदर जूरिस्प्रूडेंस को समझाया भी गया है कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है. नाउ लुक, जूरिस्प्रूडेंस. जुरिस मींस लॉ, प्रूडेंस मींस नॉलेज. Juris means law, prudence means knowledge. So jurisprudence actually means knowledge of law. So jurisprudence, juris का मतलब क्या है? Law है. Prudence का मतलब knowledge. So what does jurisprudence means? Knowledge of law. It is the study of science of law. Now when we say jurisprudence is knowledge of law, study of science of law, तो jurisprudence का ऐसा छोटा मतलब मत निकाल लेना कि it is study of a particular act or particular rule. No. यहां पर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनीज एक्ट का ज्ञान या फिर कोई एक पर्टिकुलर रूल का ज्ञान या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का ज्ञान या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ज्ञान. बाय द वे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से याद आया, इसमें अमेंडमेंट्स है. और अमेंडमेंट आपको कहां से करना है? ऑलरेडी मैंने 2 महीना पहले एक अमेंडमेंट मैराथन डाला था. सर कंपनी लॉ मैराथन डाला था आपने तो वॉल्यूम 1 का, कंपनी लॉ मैराथन वॉल्यूम 2 का, अमेंडमेंट मैराथन भी डाला था. वो अमेंडमेंट मैराथन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट है, वो सारे के सारे आपको कहां मिल जाएंगे? मेरे अमेंडमेंट मैराथन के अंदर. वो पक्का से आप यूट्यूब में लिखेंगे अमेंडमेंट मैराथन मोहित अग्रवाल तो आपको दिखाई दे देगा. ओके. तो इट इज नॉट अबाउट, जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अबाउट स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट. कोई स्पेसिफिक एक्ट का नॉलेज नहीं है जूरिस्प्रूडेंस. रेदर नॉलेज ऑफ ओवरऑल लॉ, लॉ इन जनरल, नॉट नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक एक्ट, रेदर नॉलेज ऑफ लॉ इन जनरल. ये देखो, जूरिस्प्रूडेंस देखो, हैंडरिटन नोट्स का कमाल देखो, फटाफट याद हो जाएगा. जूरिस्प्रूडेंस, इट इज डिराइव फ्रॉम वर्ड juris meaning law and prudence meaning knowledge, isn't it? देखो भाई, it is derived, दिखा, word juris meaning law, prudence meaning knowledge. ठीक है सर, दिमाग में बैठ गया. Jurisprudence is study of science of law. It is a study of science of law. It is, मैंने बताया था ना, कोई स्पेसिफिक एक्ट के बारे में नहीं है. Not about any particular statute or a particular rule of law, but of law overall in general. Clear है sir? Now different jurists have given their different interpretation of the term jurisprudence. ये जो शब्द है ना jurisprudence, अलग अलग jurist ने अलग अलग तरीके से समझाया है. Look, different jurists have used the term in different ways. लेकिन सबका बॉटम लाइन यही है. बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है, इट रेफर्स टू स्टडी रिलेटिंग टू लॉ. ओके, तो 5 मेरे को स्टेटमेंट बता दो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, फटाफट एकदम. द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम juris meaning law, prudence meaning knowledge. So it refers to knowledge of law. It is actually a science of study of law. Jurisprudence does not mean studying a specific act or studying a specific statute. Rather, it is a study of law in general. Different jurists have given their different interpretation of the term jurisprudence, but the bottom line of jurisprudence is that it is a study of law.
Clear? Now, various schools of jurisprudence. There are three schools of thoughts. Jurisprudence को लेकर के तीन अलग अलग विचारधारा है, तीन अलग अलग schools of thought यानी तीन अलग अलग विचारधारा है. एक है analytical jurisprudence. So there are three schools of thoughts on jurisprudence. एक है analytical jurisprudence, sociological jurisprudence, teleological jurisprudence. Analytical, sociological, teleological. अब एनालिटिकल jurisprudence क्या बोलता है? एनालिटिकल jurisprudence ये बोलता है कि भाई we should find such principles of law which will be universally applicable throughout the world, and those principles of law will not change as per individual preference or as per society's needs. Universally it will be applicable all over the world. Such principles of law should be found in jurisprudence. The main aim of jurisprudence is to find such principles of law. ध्यान से सुनो. According to analytical school of jurisprudence, the main aim of jurisprudence is to find such rules of law, such principles of law, which shall be universally applicable. It will not change from country to country, society to society, or individual preferences. It believes in abstract theory of law. Abstract theory of law मतलब पहले से ही बना लो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, भले ही वो सोसाइटी में अभी तक सिचुएशन आया हो, नौबत आया हो, नहीं आया, फाड़ में गया सोसाइटी, तुम बना कर रखो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज नहीं होगा. ये होता है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का थिंकिंग अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस. इट बिलीव्स इन एब्स्ट्रैक्ट लॉ, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉ. It tries to find out those principles of law which shall be universally applicable throughout the world, will not change as per individuals' preferences or social needs. ये होता है एनालिटिकल. सर ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ है. जैसे two principles of natural justice belong to analytical school of thought. What are the two principles of natural justice which belongs to analytical school of thought? Tell me two principles of natural justice which belongs to analytical school of thought. बताओ भाई, two principles of natural justice. बिल्कुल सही. ऑडी ऑल्ट्रम पटम. ऑडी ऑल्ट्रम पटम क्या बोलता है कि दोषी को एक बार सुनो, opportunity of being heard must be given. अब ये इंडिया में नहीं होता, अमेरिका में भी होता है, हर जगह होता है कि opportunity of being heard तो भैया एक बार दे दो सजा सुनाने के पहले. ये होता है ऑडी ऑल्ट्रम पटम, opportunity of being heard. And nobody should be a cause in his, nobody should be a judge in his own cause. तुम्हारे खिलाफ ही केस चल रहा है और तुम ही जज बन जाओगे, तब तो छूट जाओगे भाई, बाइज्जत बरी हो जाओगे. So opportunity of being heard must be given. Nobody should be a judge in his own cause. These are the two principles of natural justice and belong to analytical jurisprudence school of thought, which shall be universally applicable. Check it out. Analytical jurisprudence को एक बार पढ़ो मेरे बच्चों मेरे साथ. It focuses on abstract theory of law. It tries to discover elements of pure science. Pure science समझ में आता है? Exact, जो चेंज नहीं होगा. तो ये फाइंड आउट करना चाहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, एलिमेंट्स ऑफ प्योर साइंस which can be universally true. It finds those rules which will not shift on individual preferences or society's needs. Irrespective of individual preference and social needs, these rules will stay. ये होता है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट. क्लियर है बच्चों? या ऑल ओके? ये हो गया एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, वो बोलता है नहीं, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना बकवास बात कर रहा है. सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस highlights the limitation of pure science. It highlights the limitations of pure science of law. सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे तुम यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना सकते हो? जब तक तुम सोसाइटी को देखोगे नहीं, सोसाइटी का चाल चलन नहीं देखोगे, वहां पर लोगों का व्यक्तित्व नहीं देखोगे, वहां पर लोगों का ढंग नहीं देखोगे, तुम कैसे लॉ बना दोगे उन लोगों को गवर्न करने के लिए? तो सोशियोलॉजिकल जो है ना वो खिलाफ है, यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है. सोशियोलॉजिकल बोलता है कि भाई लॉ जो है वो सोसाइटी के हिसाब से बनाओ और चेंज करते रहो, यूनिवर्सल लॉ बनाने का दरकार नहीं है. सो इट हाइलाइट्स, sociological jurisprudence school of thought highlights the limitation of pure science of law. It says that laws should be made for society
by looking at the society's behavior, and if required, law should be changed keeping in mind society changes in the society. Law should keep on changing keeping in mind changes in the society. सोशियोलॉजिकल बोलता है पहले देखो फिर कानून बनाओ. ये देखो सोशियोलॉजिकल क्या बोल रहा है? इट हाईलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ. बोलता है प्योर साइंस ऑफ लॉ मत लगाओ, यूनिवर्सल लॉ मत बनाओ. इट ट्राइज टू डिस्कवर आंसर टू सोशल प्रॉब्लम्स. आगे ये क्या बोल रहा है? वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज ओनली इफ वन एग्जामिन व्हाट इट डज. सर ये क्या है? बहुत सिंपल है. वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज ओनली इफ वन एग्जामिन्स दैट थिंग. आप कोई चीज कैसे समझेंगे? जब आप उस चीज को पहले एग्जामिन करेंगे. तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बोल रहा है कि सोसाइटी के लिए लॉ बना रहे हो, पहले सोसाइटी को एग्जामिन करो फिर सोसाइटी के लिए लॉ बनाओ. क्लियर है सर दिमाग में? तो ये हो गया, एक हो गया एनालिटिकल, एक हो गया सोशियोलॉजिकल. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार दोनों को फिर से गो थ्रू करो. चलो गो थ्रू मत करो, मैं ही आपको वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं. एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है भाई? इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉ. बोला काल्पनिक घटनाओं के ऊपर कानून बना लो, एस्टिमेट कर लो क्या होने वाला और कानून बना लो, और ऐसा कानून बनाओ which is universally applicable and it does not change. Focus on pure science of law. Try to find out the elements of pure science of law which will be universally applicable, and we will not have to change the law as per individual preferences and society's needs. ये था analytical jurisprudence. Sociological jurisprudence highlights the limitations of the pure science of law. It asks us to focus on society's problems and then make the law. Okay. टेलियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाओ. टेलियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलता है, ये टेलियोलॉजिकल अब सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्रिटिसाइज कर रहा है. टेलियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल ऑफ थॉट बोलता है खाली सोसाइटी के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करके क्या करोगे? जब लॉ बनाओ तो लॉ बनाते समय फोकस करो कि लॉ बना रहे हो किस ऑब्जेक्टिव के साथ, क्या एंड है लॉ का. एंड मतलब हो गया रीजन. क्या रीजन है? लॉ बना करके होगा क्या, कंसिक्वेंस क्या होगा? जैसा कंसिक्वेंस चाहिए वैसा लॉ बना दो. टेलियोलॉजिकल ये बोलता है जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा लॉ बना दो, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो उसके लिए लॉ बना दो. सो इट फोकसेस दैट खाली कलेक्शन करके फैक्ट्स का ऑफ सोशल लाइफ इज ऑफ नो हेल्प. टेलियोलॉजिकल क्या बोल रहा है? ओनली गोइंग ऑन कलेक्टिंग द फैक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ इज ऑफ नो हेल्प. लॉ बनाओ रीजंस के साथ एंड फाइंड करो एंड मतलब कंसिक्वेंस विच लॉ शुड फॉलो, रीजंस ऑफ मेकिंग लॉ. ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल किसके ऊपर मेनली फोकस कर रहा है? रीजंस ऑफ मेकिंग लॉ, दैट देयर शुड बी अ जेन्युइन रीजन, जेन्युइन एंड ऑफ मेकिंग अ लॉ. तो ये थे 3 स्कूल ऑफ थॉट ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन अलग अलग ज्यूरिस्ट ने दिया. सैलमंड ने दिया, ठीक है, फिर बेंथम ने दिया. सैलमंड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया, बेंथम ने डिफाइन किया, प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने डिफाइन किया एंड जी डब्ल्यू पैटर्न ने डिफाइन किया. ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस का अलग अलग जो ज्यूरिस्ट ने दिया. आइए उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. सैलमंड भाई साहब क्या बोले कि ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस साइंस ऑफ लॉ. ठीक है, हम लोग भी वही पढ़े हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सैलमंड ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस साइंस ऑफ लॉ. एंड सैलमन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. ही डिवाइडेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू 3 स्ट्रीम्स, यानी 3 ब्रांचेस. बोला एक होता है सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक होता है इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक होता है नेचुरल ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, सो ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सैलमन मींस व्हाट? साइंस ऑफ लॉ. एंड इट हैज गॉट 3 स्ट्रीम्स. देयर आर 3 स्ट्रीम्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सैलमन: सिविल, इंटरनेशनल, नेचुरल. नेचुरल मतलब समझ में आ रहा है, जिसके लिए आपको अलग से कानून बनाने का दरकार नहीं है. इट्स नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन राइट. इंटरनेशनल समझ में आ गया. ठीक है, जो देश के बाहर के जो कानून है उसको अपने बोलेंगे इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस. सर ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के किताब में भी नहीं है. जितना मैं समझा रहा हूं उतना मोर देन इनफ है. ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो इंस्टीट्यूट की किताब में भी खाली नाम ही बोला गया है आपको पढ़ने के लिए.
हियर वी गो, ये देखो, सैलमन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या डिफाइन किया, वही साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, साइंस ऑफ लॉ, और उसने 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया। क्या क्या 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया, फटाफट मेरे को बताओ। सिविल, इंटरनेशनल एंड नेचुरल। एक है सिविल, एक है इंटरनेशनल, एक है नेचुरल। सिविल को फिर डिवाइड किया गया, जो अपने पढ़ रहे हैं, सिविल को और डिवाइड किया गया ना, सिविल को और डिवाइड किया गया है, सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल। अभी अपने पढ़ेंगे सिविल का और 3 डिवीजन है, सिस्टमैटिकल, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। क्लियर? तो देखो, इंटरनेशनल नेचुरल का कहीं और एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको खाली नाम याद करना है जो सैलमन ने बताया था। और मैंने आपको बता दी, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब समझ में आ गया ना, लॉ ऑफ फॉरेन लैंड। नेचुरल मतलब समझ में आ गया, ह्यूमन राइट्स। और सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेरे को बता दो भाई, 3 टाइप सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। तो सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस का 3 ठो सब डिवीजन है, सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। सिस्टमैटिक मतलब जो लीगल एक्सप्लेनेशन है, लीगल एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लीगल एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है सिस्टमैटिक। हिस्टोरिकल समझ जाओ यार, जो हम लोग का पास्ट हिस्ट्री रहा है, लॉ का पास्ट हिस्ट्री, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। एंड क्रिटिकल जो होता है वो होता है कि भाई लॉ बनाने का मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो क्या था, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो भाई ये तुमको याद करना पड़ेगा नाम। सैलमन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या डिफाइन किया, साइंस ऑफ लॉ, 3 स्ट्रीम्स, सिविल, इंटरनेशनल, नेचुरल। सिविल का फर्दर 3 तो बता दो मेरे को, सिविल का मेरे को फर्दर 3 तो बता दो। एक है लीगल एक्सपोजिशन, यानी सिस्टमैटिक, यानी लीगल एक्सपोजिशन, लीगल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। एक है हिस्टोरिकल, जो पास्ट हिस्ट्री था लॉ का, और एक है क्रिटिकल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और एक ज्यूरिस्ट था बेंथम। सर ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि पूरा कवरेज रहे। इंपॉर्टेंट अब आने वाला है इसके बाद, बस 5 मिनट बाद। भयानक इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा सड़ा हुआ नहीं रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेंथम ने क्या बोला, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये जेएचएल का सबसे वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर्स रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंसेप्ट भी है, इंटरेस्ट भी है इसमें, ये एग्जाम के लिए है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंप्लीफाई कर देने का बाय दिस हैंड रिटन नोट्स। अब देखो भाई बेंथम ने क्या बोला, बेंथम ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया इन 2 सेंस। बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक लॉ बोल लो, लॉ रेफरिंग टू द सब्सटेंस, मतलब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। Jurisprudence can be viewed from 2 viewpoints according to Bentham. The first viewpoint is it's a law involving substance, main principles of law and their interpretation. Law referring to substance and interpretation. Other viewpoint of jurisprudence is it's a study about nature of law and legal system. मतलब जो सिस्टम में लॉ बनता है उसका स्टडी। मतलब बेंथम बोला एक तो लॉ का प्रिंसिपल्स का स्टडी, और लॉ को जो सिस्टम बनाता है यानी लेजिस्लेचर उसका स्टडी। So according to Bentham, jurisprudence from one viewpoint is law relating to the substance and its interpretation, and the other viewpoint is study of legal system. ठीक है, जूलियस स्टोन भाई सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि jurisprudence मतलब क्या हो गया, लॉयर लोग जो इंटरप्रेट करता है, लॉयर लोग जो इन डेप्थ में जा करके लॉ को एनालाइज करते हैं, वही jurisprudence है। So jurisprudence is lawyers extroversion, extroversion मतलब examination of the percepts यानी concepts, ideals and techniques of law। तो ये सिंपल डेफिनेशन दिया जूलियस स्टोन ने कि jurisprudence is lawyers extraversion which means examination of the concept, ideals and techniques of law। JW पैटर्न ने क्या डेफिनेशन दिया कि jurisprudence is founded on the attempt not to find universal principle of law। JW पैटर्न ने बोला कि jurisprudence does not attempt to find the universal principles of law, वो पॉसिबल नहीं है कि हर कंट्री में लॉ सेम रहे, लेकिन कुछ ऐसा साइंस बनाना जो कि रिलेशनशिप डेवलप कर सके बिटवीन लॉ, कंसेप्ट्स एंड सोसाइटी। लॉ अगर बन रहा है तो कुछ रैशनैलिटी भी तो होना चाहिए और सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो जीडब्ल्यू पैटर्न ने यही बोला कि द अटेम्प्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट टू मेक अ लॉ विच इज यूनिवर्सल बट टू मेक अ रिलेशनशिप
between law, its rationality यानी concept, and life of society. क्लियर है सर? क्लियर है सर? लीगल थ्योरी, अब ये जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर अलग अलग थ्योरीज ऑफ लॉ है, ठीक है? तो लीगल थ्योरी मतलब क्या हो गया? एक इंटेलेक्चुअल, इट्स अ फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज जो कि बताता है कि लॉ कैसे डेवलप हुआ. इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज विद इन जूरिस्प्रूडेंस which involves development and analysis of foundation of law. कुछ नहीं, लीगल थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, पूरा डिटेल्स में. अब ये सारे के सारे जो है ना, ये थ्योरी ऑफ लॉ है. जॉन ऑस्टिन का एक थ्योरी ऑफ लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ. जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन लोग का थ्योरी ऑफ लॉ डिटेल्स में आएगा. और ये सारे के सारे, ये पांचों एग्जाम ओरिएंटेड है, ये पांचों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इनफैक्ट अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में तो यही 5 थ्योरी ऑफ लॉ है. समझ लो हर टर्म में इनमें से एक थ्योरी ऑफ लॉ आना है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है. और बहुत सिंपल है. एक है ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, एक है रोस्को पॉन्ड्स थ्योरी ऑफ लॉ, सैलमन, ये सब नाम याद आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास में अपने देखे थे. जॉन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, रोस्को पॉन्ड थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ेंगे, सैलमन का पढ़ेंगे, केल्सन का पढ़ेंगे एंड बेंथम. ठीक है, ये 5 जन का, ऑस्टिन का, पॉन्ड का, सैलमन का, केल्सन का, बेंथम का. और ये पांचों के पांचों जो है ना पॉइंट फॉर्म में ऑलरेडी आईसीएसआई के मैट में है, तो हम वहीं से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंट फॉर्म में है. देखिए आ जाइए. ये देखिए इंस्टीट्यूट का मैट मैंने यहां तक आपको लास्ट पार्ट में दिखा दिया था. जूरिस्प्रूडेंस, ये देखो कितना गंदा तरीके से इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को लिख रखा है. ठीक है, बकवास तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को लिख रखा है, इसलिए मेरा हैंड रिटन नोट्स का दरकार था. 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था जूरिस्प्रूडेंस का. फिर मैंने आपको और ये भी बताया था एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, टेलीलॉजिकल, जो यहाँ गंदा तरीके से लिखा हुआ है, मैंने आपको डायग्राम में समझाया था. सैलमन वाला बात मैंने पूरा डायग्राम में समझाया था. बेंथम वाला बात डायग्राम में समझाया था. जूलियस स्टोन वाला बात समझाया था. पैटर्न वाला बात भी समझा दिया था डायग्राम के अंदर और हैंड रिटन नोट्स में. लीगल थ्योरी वाला बात भी हो गया था. और अब अपने 5 थ्योरीज ऑन लॉ जो है, ऑस्टिन का, सैलमन का, केल्सन का, बेंथम का, ठीक है, ऑस्टिन, सैलमन और ये केल्सन, ऑस्टिन, सैलमन, केल्सन, बेंथम और रोस्को पॉन्ड, ये अभी अपने 5 जन का सीखने वाले हैं. मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फिर मार्क करवा दूंगा, तो पहले फोकस करना एक्सप्लेनेशन के ऊपर, याद हो जाएगा, गारंटी, समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा. सबसे पहले जॉन ऑस्टिन, सर इसका नाम सुना हुआ है, पॉजिटिविस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ में फर्स्ट पार्ट में आपने सुने थे, तो मेरा फर्स्ट पार्ट छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो. जॉन ऑस्टिन क्या बोला? जॉन ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी. जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ सेज कि जितना भी लॉ है वो कमांड है, ऑर्डर है. किसका किसका ऑर्डर है सर? ऑफ सॉवरेन्स. सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट. एंड इट इन्वॉल्व सैंक्शंस. सो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, command theory of law, every law will have these 3 aspects. Law is a command of sovereign followed by sanctions. It involves sanctions. सबसे पहले क्या है? It is a command. Command. तो जॉन ऑस्टिन बोला कि लॉ क्या है? कमांड है, ऑर्डर है. ऑफ किसका ऑर्डर है? ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर्स. Those who are politically superior. That is sovereign, government, parliament. They are politically superior. They will make the law to command you. To command whom? To command whom? Politically inferior people like me, like you. We are politically inferior. We don't make law. Modi ji makes law. Parliament make law. Sir, Modi ji भी हाँ rules बनाते ही हैं. They are politically superior. They are the commanders. So commanders, politically superiors. Commanders यानी politically superiors. यानी sovereign will make the law for those who are politically inferior like us. That is why it is a command. It's a wish of the political superior parties that how the political inferior parties should work and behave. And it's a command of sovereign. Sovereign means masters, politically superiors. And it involves sanctions, which means that if the politically inferiors
If the persons or political inferiors do not obey the command of sovereign, then they will have to suffer punishment. They will have to suffer sanctions, punishments. तो ये है जॉन ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। वो बोला लॉ में 3 एस्पेक्ट है, ये कमांड है, यानी इट्स अ विल एंड विश ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर पार्टीज imposed on those who are politically inferior. Political inferior parties will have to behave as per the command of political superior parties. That is sovereign. Sovereign are commander, political superior. And if the political inferior persons don't follow the command of sovereign, then they will have to suffer punishment. समझ में आ गया? ऑस्टिन का ये जो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है वो ये भी बोला कि पॉलिटिकल सुपीरियर वाला लोग को कोई कमांड नहीं करता, उन लोग कमांड करता है, उन लोग कमांड लेता नहीं है। अब 4 क्रिटिसिज्म है जॉन ऑस्टिन का जो थ्योरी ऑफ लॉ है, उसमें 4 क्रिटिसिज्म है। फटाफट ध्यान से सुनो। जॉन ऑस्टिन का जो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है उसको 4 क्रिटिसिज्म पॉइंट्स मिला। वो क्या क्या 4 क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो। पहला बात, ऑस्टिन आपने क्या बोला भाई ऑस्टिन साहब कि कमांडर्स, पॉलिटिकल सुपीरियर्स, सॉवरेन डू नॉट ओबे, they only command, they don't obey anything. You are wrong, Austin. Even they have to obey constitution of the country. Like in India, the parliament of India will have to follow the constitution of India. So even the commander, sovereign, will have to follow constitution. So they also have to obey. But Austin said that commanders don't obey, but they also obey. This is the first criticism. The second criticism ऑफ ऑस्टिन इज कि ऑस्टिन भाई साहब आपने क्या बोला कि कमांडर लोग खाली कमांड करेंगे, ऐसा करो वैसा करो, खाली कमांड कमांड। लेकिन भाई हर लॉ कमांड नहीं करता। ऑस्टिन बोला कि लॉ मतलब कमांड, लेकिन भाई हर लॉ कमांड नहीं करता। कुछ वेलफेयर लॉज भी हैं जो कमांड नहीं करते, रेदर राइट्स देते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं। सम वेलफेयर लॉज आर आल्सो देयर ना, जो सोशल वेलफेयर लॉज हैं उसमें कमांड थोड़ी ना किया जाता है, उसमें तो राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिया जाता है लोगों को। जैसे बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट में एम्प्लॉय लोग को कमांड थोड़ी ना किया जा रहा है, उन लोगों को तो प्रिविलेजेस मिल रहा है भाई। तो हर लोगों को कमांड किया जाए लॉ में, ऐसा नहीं होता, वेलफेयर लॉज में ऐसा नहीं होता। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ऑस्टिन ने जो है ना बोला कि खाली कमांडर लोग लॉ बनाएंगे। भाई ये गलत है। जज लोग भी रूल्स बना सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो जो ऑबिटर डिक्टा है वो भी सबके लिए जो है मैंडेटरी रहेगा। तो भाई ऑस्टिन ने जजेस को तुच्छ समझ दिया, लेकिन भाई जज लोग भी पावर रखते हैं कि उन लोग भी जो है लॉ को एनालाइज करके अपना व्यू पॉइंट दे सके और एक नया रूल या प्रिंसिपल बना सके। चौथा क्रिटिसिज्म ऑस्टिन का यह है कि ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। जैसे हमारे यहां पर अमेरिका सॉवरेन नहीं है, हमारे लिए तो हमारा गवर्नमेंट सॉवरेन है, अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे लिए थोड़ी ना सॉवरेन है, लेकिन हमारा कंट्री अमेरिकन लॉज को भी फॉलो करेगा, अमेरिकन केस स्टडीज को भी फॉलो करेगा, केस लॉज को फॉलो करेगा। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इंग्लिश केस लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल केस लॉज को भी फॉलो करते हैं, जो कि ऑस्टिन ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये 4 क्रिटिसिज्म है। फटाफट मेरे को बता दो ऑस्टिन का 4 क्रिटिसिज्म क्या क्या है। ऑस्टिन ने बोला भाई कमांडर लोग खाली कमांड करेंगे, गलत। उन लोग ऑबे भी कर, ऑस्टिन बोला ऑबे नहीं करेंगे, गलत। ऑबे भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑबे करना पड़ेगा। लॉ खाली कमांड करता है, गलत। वेलफेयर लॉज जो है वो कमांड की जगह राइट्स और प्रिविलेजेस देता है। तीसरा बात, ऑस्टिन ने जजेस को इग्नोर कर दिया, बट जज लोग भी लॉ बनाता है। चौथा बात, इंटरनेशनल लॉ ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिया, बट वी ऑल्सो टेक परसुएसिव प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। मक्खन सर, ये पूरा जॉन ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ हो गया। देखो अब मार्क कर रहे हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। समझ गए? अब रिवीजन रेडी ना? आ जाओ। जॉन ऑस्टिन, he was the first occupant of the chair of jurisprudence, मतलब समझ लो ये jurisprudence का चेयरमैन था at यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, he was the chairperson of jurisprudence of यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। हालांकि इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ऑस्टिन is known for his command theory of law. He was positivistic
मतलब पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का था, ठीक है। इसने बोला क्या भाई, इसने बोला क्या, इसने यही बोला कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। आहा, कमांड, सॉवरेन, बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब लॉ हैज थ्री मेन फीचर्स। बता दो थ्री मेन फीचर्स क्या क्या, अभी तो 1 2 3 दिया। कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन। इट इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन इन्वॉल्विंग सैंक्शन। अब हम लोग ये तीनों शब्द को समझते हैं, कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन को। ये देखो, सबसे पहले कमांड शब्द को समझते हैं अपने। अरे बताए ना, कमांड मतलब क्या, इट्स एन विश ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर which they want political inferiors to follow. It's a wish or desire, wish or desire of intelligent person. वो intelligent person समझ जाओ कौन है, political superior, commanders. It's a wish of intelligent person directing another person, यानी political inferior, to do or forbear from doing some act. या तो ये करो या ये मत करो, ये हम लोग बताएंगे, political superior वाले बताएंगे inferior को। और अगर violate कर दिया तो evil consequences तुम्हारे खिलाफ होगा। मतलब यहां पर कमांड में दो पार्टीज चाहिए, एक तो कमांडर, कमांडर कौन हो गया, पॉलिटिकल सुपीरियर, एंड कमांडेड, पॉलिटिकल इंफीरियर। बहुत सिंपल है, पूरा याद हो गया। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, बट मेन पॉइंट्स आपको कमांड का दिमाग में रहेगा। इट्स अ विश और कमांड गिवन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकली इंफीरियर टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, कमांडर एंड कमांडेड। सॉवरेन कौन है, कमांडर है, पॉलिटिकल सुपीरियर है ना। He has defined sovereign as an authority that receive, हाँ जी फ्रॉम पीपल, पीपल हाँ जी करेंगे, ओबीडियंट, ओबीडियंसी मेंटेन करेंगे टुवर्ड्स द सॉवरेन, बट सॉवरेन खुद किसी को ओबे नहीं करेगा। ओके, और सॉवरेन ही सारा लॉ बनाएगा, ये गलत है ना, जज लोग भी बनाते हैं, ये क्रिटिसिज्म है। और सॉवरेन ओबे किसी को नहीं करेगा, ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है। सैंक्शन मतलब इविल कॉन्सिक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कमांडेड को, पॉलिटिकल इंफीरियर को, अगर उन्होंने कमांडर का बात नहीं माना। इविल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज ऑन वायलेशन ऑफ द कमांड। क्लियर, बस यहीं तक। तो ये हो गया पूरा ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कितना क्रिटिसिज्म मैंने बताया था, 4, फटाफट देखो 4 क्रिटिसिज्म। भाई वेलफेयर स्टेट पासेस आर नंबर ऑफ सोशल लेजिस्लेशंस आल्सो, सोशल वेलफेयर लॉज आल्सो, जिसमें कुछ कमांड वमांड नहीं किया जाता, रेदर राइट्स दिया जाता है, बेनिफिट्स दिया जाता है, तो वो सब तो कमांड थ्योरी के अंदर नहीं आता ना। समझ में आ गया। ऑस्टिन ने क्या बोला कि सॉवरेन डज नॉट हैव टू ओबे एनीवन, लेकिन गलत है ना ये बात तो। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट मेक लॉ दैट आर वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑस्टिन ने बोला जज लोग, ऑस्टिन डज नॉट प्रोवाइड फॉर जजेस टू मेक द लॉ, बोला खाली कमांडर्स बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन ये तो गलत है ना। इन रियलिटी जजेस आल्सो मेक पॉजिटिव लॉ। ओके, ऑस्टिन का और एक क्रिटिसिज्म है कि इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी सॉवरेन। हमारा गवर्नमेंट थोड़ी ना अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, बट वी डू रेफर अमेरिकन केस स्टडीज, इंग्लिश केस स्टडीज। सो ऑस्टिन डिड नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय सॉवरेन। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। सर जितना आप हाईलाइट कर रहे हैं उतना ही, बिल्कुल बिल्कुल 100% उतना ही। ये हो गया पूरा ऑस्टिन, सच बताओ दिमाग में याद हो गया होगा पूरा, ऐसा लग रहा होगा कि 5 मिनट पढ़ोगे और हो जाएगा, बिल्कुल। तो मेक श्योर वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे, आप 2 घंटा देना, पूरा चैप्टर आपके जेब में रहेगा। चलो अब हम लोग आ रहे हैं रॉस्को पॉन्ड में। रॉस्को पॉन्ड एक अमेरिकन जूरिस्ट था। अब रॉस्को पॉन्ड जो था, अगर आपको याद हो, ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लॉ में बिलीव करता था। तो रॉस्को पॉन्ड जो लॉ के बारे में बोला ना, वो पूरा सोशियोलॉजिकल लॉ के बारे में बोला। इनफैक्ट इसका थ्योरी ऑफ लॉ को हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ इज ऑल्सो नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पॉन्ड क्या बोला पता है, कि बिफोर मेकिंग लॉ फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट वेरियस इंटरेस्ट्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, फाइंड आउट वेरियस इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, और फिर एक लॉ का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है
वो सेटिस्फाई हो लोगों का। तो पहले पता करो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, चाहे वो लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो। पता करो लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट। सो फाइंड आउट individual interest, state interest, social interest. Make a list of these interests and then make a structure of law in such a manner that maximum interests and wants can be satisfied. Not all, it is not possible to satisfy all interests. जैसे अगर हम लोग लॉ बना रहे हैं कि एम्प्लॉयर बोनस देगा तो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में, लेकिन एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। टैक्स देगा गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जितना हद तक हो सके अलग अलग इंटरेस्ट को बैलेंस करके, बैलेंस ऑफ ऑल इंटरेस्ट करके ट्राई टू सेटिस्फाई मैक्सिमम इंटरेस्ट पॉसिबल, ताकि कम से कम इंटरेस्ट वेस्ट हो, छूट जाए जो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इंजीनियर लोग जैसे क्या करते हैं, इंजीनियर लोग जब बिल्डिंग बनाता है इसी तरीके से बिल्डिंग बनाता है ना, कि ज्यादा से ज्यादा उन लोग जो ईटा वगैरह लाया है, इक्विपमेंट्स लाया है, वो मैक्सिमम यूज हो और मिनिमम वेस्टेज हो। उसी प्रकार रॉस्कोपॉन्ड बोल रहा है कि पहले आप स्टॉक इकट्ठा कर लो, इन्वेंट्री इकट्ठा कर लो। क्या ईटा बालू का? नहीं, इंटरेस्ट का। सो मेक एन इन्वेंट्री, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, state interest. Make a list of all those interests, then try to build a structure of law in which we can fit maximum interest so that minimum interest gets out and wasted, and overall we can maintain a balance of interest of all the stakeholders. This is what Roscoe Pond social engineering says. Then only the society will be called efficient society. ये बोला आप ऐसा अगर करोगे तभी सोसाइटी को एक एफिशिएंट सोसाइटी माना जाएगा। आइए देखते हैं। Roscoe Pound, American jurist, he was the biggest proponent, opponent मतलब oppose, proponent मतलब support, pro of sociological jurisprudence. ठीक है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला भाई सिमिलर है, जॉब सिमिलर है एक लॉयर का और एक इंजीनियर का, एंड ही गेव हिज थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में इसने क्या बोला कि भाई द गोल ऑफ दिस थ्योरी वाज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ सोसाइटी का वेयर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ मैक्सिमम वाज अचीव्ड with minimum wastes and frictions. Friction मतलब minimum differences. Such a society would be an efficient society. मतलब efficient society बनाने के लिए, for an efficient society there has to be ये तीन बात, recognition of certain interest। क्या क्या certain interest? मैंने तीन इंटरेस्ट का नाम बताया था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एंड स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट इंटरेस्ट मींस पब्लिक इंटरेस्ट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट्स को पहचानो तभी ना लॉ बनाओगे। रोस्को पॉन्ड बोला इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोशल। और ये इन लोग का जो इंटरेस्ट है ना, पहचान लिया ना कौन कौन सा इंटरेस्ट, इंडिविजुअल, पब्लिक, सोशल। अब भाई एक लिमिट भी लगा दो कि इंटरेस्ट किस हद तक सेटिस्फाई करना है। डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स विद इन विच सच इंटरेस्ट विल बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड। सो पुट अ कैप, पुट अ लिमिट ऑन दिस इंटरेस्ट and then make a law to satisfy the interest within the limit set. Find out the interest, put a limit, make law to protect these interests within the limits set. तीन चीज, सोशल इंजीनियरिंग एफिशिएंट सोसाइटी बनाने के लिए तीन चीज, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट्स, इंडिविजुअल, पब्लिक, सोशल, पुट अ लिमिट up to which legally these interests can be satisfied, put a limit up to which legally these interests can be satisfied, okay, and then make a law to satisfy the interest within the limits fixed. Make a law to secure the interest within the limits fixed. यही तीन पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके रोस्को पॉन्ड 5 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, वही तीन पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके 5 पॉइंट बनाए।
प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ द इंटरेस्ट along with their classification. लिस्ट, इन्वेंट्री मतलब लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन. कितना क्लासिफिकेशन होगा? 3 क्लासिफिकेशन होगा इंटरेस्ट का. बताओ फटाफट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होगा? अरे अभी तो बताए थे, बताओ. इंडिविजुअल, पब्लिक, सोशल. ठीक है. अच्छा, इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल का भी सब क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा 2 मिनट में आ जाएगा, बट पहले ये समझ में आ गया इन्वेंट्री बना लो. अब इसमें से कौन सा इंटरेस्ट लीगली सेटिस्फाई हो सकता है? सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच कैन बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड. अब तुम्हारा चाहत है, तुम्हारा कोई क्रश है, तो क्या हम लोग उसको उठा करके तुम्हारे पास ला देंगे? आंसर इज वो संभव नहीं है, वो इलीगल है. तो लीगली आपका कौन सा इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सकता है वो देखेंगे. लिमिट सेट कर देंगे. डिमार्केशन ऑफ लिमिट मतलब फिक्सेशन ऑफ द लिमिट्स. तो इंटरेस्ट बना दो, कौन सा इंटरेस्ट जो है लीगली सेटिस्फाई कर सकते हैं वो पहचान लो, लिमिट सेट कर दो, और फिर लॉ बना दो टू सिक्योर द इंटरेस्ट. बताया ना मैंने, वही है. लॉ बना दो टू सिक्योर द इंटरेस्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट. और फिर बार बार इवॉल्व करते जाएगा ये लोग, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, तो लॉ भी चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा. तो 5 चीज बता दो. वही 3 चीज था, उसी को 5 में बना दिया गया. मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ द इंटरेस्ट along with their classification. Find out the interests which can be legally protected. Set the limits up to which we have to protect the interest. Make the law to secure the interest within the limits defined and keep evolving it as per the change interests. Clear है सर? अब वो जो इंटरेस्ट था ना, क्या क्या था? इंडिविजुअल था, सोशल था, पब्लिक था. अब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट का भी सब क्लासिफिकेशन है. ये देखो, रॉस्को पॉन्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहला क्या था? इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अरे बहुत सिंपल है, तुम अपने आप को देखो ना. इंडिविजुअल इंटरेस्ट तुमको क्या क्या चाहिए? तुम्हारा क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, मान लो ब्रह्मा जी आकर के तुमसे पूछ रहे हैं, या मेरे से पूछे, ब्रह्मा जी मेरे से आकर के पूछ रहे हैं, मोहित तुमको क्या चाहिए? ये अपने बारे में बताओ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बताओ, अपने चाहतों के बारे में बताओ, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बताओ. तो हम उनको यही बोलेंगे, ब्रह्मा जी मेरा फिजिक जो है वो मेंटेन रहे, मेरा विल, मेरा कंसाइंस, सोचने का शक्ति, मेंटली फिजिकली जो है, आई शुड बी सेफ. ऐसा लॉ बनाओ जो मेरे को मेंटली और फिजिकली सेफ रखे, हे ब्रह्मा. यही तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा. और मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होगा भाई कि मेरे जो रिश्ते हैं मेरे मम्मी पापा वाइफ के साथ, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो. आई शुड बी गिवन माय relationships to be maintained the way I want with my spouse, father, mother, brother, sister. ये मेरा इंटरेस्ट होगा. और मेरे को और ये चाहिए, मेरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहे, जो प्रॉपर्टीज मेरा खरीदा हुआ है उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट रहे, अचानक से कोई छीन नहीं ले. मेरा और इंटरेस्ट रहे बिजनेस करने का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस. समझ में आगे से? तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में देखो क्या क्या है. मेरा पर्सनालिटी, मेरा मेरा डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मेरा मेरे प्रॉपर्टीज मेरे. पर्सनालिटी, रिलेशंस, प्रॉपर्टीज. क्लियर है सर? देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल इंटीग्रिटी, विल, इज्जत, प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइन, सोचने का शक्ति. इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन, मेरा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ एंड स्पाउस के साथ. इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, मेरा प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. और अगर कोई विल वगैरह, वसीयत वगैरह के तहत मेरे को कुछ आ रहा है इनहेरिटेंस, तो वो भी मेरा रहता है. तो ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट. तुम अपने बारे में सोचो ना यार, तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा मेंटल, तुम्हारे को राइट है. ये हो गया तुम्हारे पर्सनालिटी, और एक हो गया डोमेस्टिक रिलेशन, और एक हो गया सब्सटेंस यानी प्रॉपर्टीज. पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का बात हो रहा है, कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. गवर्नमेंट के पास भी इंटीग्रिटी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड ऑनर. अरे गवर्नमेंट को भी तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, इज्जत चाहिए. ठीक है. क्लेम्स ऑफ द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी एज अ कॉर्पोरेशन टू प्रॉपर्टी अक्वायर्ड एंड हेल्ड फॉर कॉर्पोरेट पर्पसेस. गवर्नमेंट को भी तो चाहिए भाई कि वो प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उसके ऊपर उसका
कमांड रहे, कब्जा रहे। तो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज ए जुरिस्डिक्ट पर्सन में वही सब लिख देना, इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एक्शन रहे, ऑनर रहे, एंड गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। और स्टेट को और एक हक है कि वो माई बाप है सोसाइटी का, गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था और बकवास सा। सोशल इंटरेस्ट, अब भाई सोशल इंटरेस्ट, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सोशल इंटरेस्ट बिल्कुल बनता है जनरल सिक्योरिटी का, कि सोसाइटी में हम लोग कहीं भी जाएं तो सेफ रहें, जनरल सेफ्टी रहे ना, हर जगह मार पीट ये सब नहीं हो। तो सोशल इंटरेस्ट इन जनरल सिक्योरिटी मतलब जनरल सेफ्टी, पीस एंड ऑर्डर, बड़ा सिंपल है। जनरल सिक्योरिटी मतलब जनरल सेफ्टी, पीस, ऑर्डर, जनरल हेल्थ, बस। और क्या आपको सोशल इंटरेस्ट है? एक तो भाई सोसाइटी सेफ रहे, पीस रहे, हार्मोनी रहे, और दूसरा सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वो सब सेफ रहे। सोशल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक डोमेस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब सेफ रहे, सोशल इंस्टीट्यूशन सेफ रहे। सोशल इंटरेस्ट ये सब जगह भी रहना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ठीक है, ड्रंकनेस, ये सब जगह भी एक ऐसा लॉ रहना चाहिए जो सोसाइटी को ये सब से बचाए, सोसाइटी को गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन से, ड्रंकनेस से, बाइगेमी से, ये सब से बचाए भाई। बाइगेमी मतलब धोखा देना भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या डबल आदमी लोग से शादी कर लेना, या डबल औरत लोग से शादी कर लेना बिना बताए, और हिंदू लॉ में तो ऐसे भी बैंड है भाई। ठीक है, तो सोशल इंटरेस्ट क्या क्या है भाई? यही कि सोसाइटी सेफ रहे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर मस्जिद सेफ रहे, सोसाइटी में लॉ बनाया जाए ताकि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, बाइगेमी से बचा जाए। सोसाइटी में दारू पी करके लोग लोटपोट हो रहे हैं, ऐसा सोसाइटी चाहिए नहीं भाई। सोसाइटी में जो सोशल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब सेफ रहे, और जनरल प्रोग्रेस हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। और सोशल इंटरेस्ट जो है ना, सोशल इंटरेस्ट, सेल्फ असर्शन, अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, तब हम लोग को सोशल इंटरेस्ट मिलेगा, जब इंसान को सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे बढ़ने का। क्लियर? तो ये था अपना सोशल इंटरेस्ट। बता दो मेरे को सोशल इंटरेस्ट में क्या क्या है? जनरल सिक्योरिटी, पीस, हार्मोनी, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, to make laws to avoid bigamy, drunkenness, gambling, prostitutions. Opportunity to advance should be given in society, and conservation of natural resources, and general progress of society, economy, culture. अब क्रिटिसिज्म, रॉस्को पॉन्ड का क्रिटिसिज्म। आपको नहीं लगता बहुत सारा सोसाइटी का, जो अभी हम लोग सोशल राइट्स पढ़े, 3 राइट था ना, इंडिविजुअल, अरे 3 इंटरेस्ट था ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। आपको नहीं लगता बहुत सारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट मिक्स हो रहा था? यही उसका क्रिटिसिज्म है, कि उसने जो इंटरेस्ट बताया, बहुत सारा सोशल इंटरेस्ट ऐसा था जो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किया उसने इंटरेस्ट का। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में काफी कंफ्यूजन है, और स्टेट इंटरेस्ट भी वो क्या बोलना चाहा नहीं समझ में आया बहुत लोगों को। तो ये सबसे बड़ा उसका क्रिटिसिज्म है कि उसने इंटरेस्ट को ठीक से क्लासिफाई नहीं किया। दूसरा, इंटरेस्ट का टाइप्स बता दिया, पैरामीटर बताया, यार्डस्टिक बताया, कैसे मेजर करेंगे ये सब इंटरेस्ट को, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द यार्डस्टिक टू मेजर द इंटरेस्ट, नहीं बताया। तीसरा बात उसने बोला, पहले इंटरेस्ट बनाओ कि पहले लॉ बनाओ। उस रॉस्को पॉन्ड ने बोला पहले इंटरेस्ट का लिस्ट बनाओ फिर लॉ बनाओ, मतलब इंटरेस्ट के बाद लॉ बनाओ। लेकिन तीसरा क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि बहुत सारा लॉ ऐसा है जिसके कारण इंटरेस्ट पैदा होता है, मेनी लॉज अराइज व्हिच गिव्स राइज टू इंटरेस्ट। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो लॉ है जो इंटरेस्ट दिया। कंपटीशन एक्ट लॉ है जिसने इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को भी बचाया एंड ट्रेडर्स को भी बचाया। तो रॉस्को पॉन्ड बोला हमेशा इंटरेस्ट पहले आता है, लेकिन ये बात गलत है, कभी कभार लॉ बनता है उसके बाद इंटरेस्ट जनरेट होता है। रॉस्को पॉन्ड बोला कि भाई लेजिस्लेचर
मतलब पार्लियामेंट ये सब इंटरेस्ट को पहचाने और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करे, बट एक्चुअल में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने का काम जज लोग का रहता है। उन लोग सबके इंटरेस्ट में जो है जजमेंट सुनाता है। तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इट इज नॉट द मेन जॉब ऑफ द पार्लियामेंट, रादर इट इज द मेन जॉब ऑफ अ जज। क्या क्या मेन इसका क्रिटिसिज्म है मेरे को फटाफट बता दो। बहुत सारा इंटरेस्ट आपस में मिक्स हो जा रहा है, कंफ्यूजन है, ये पहला क्रिटिसिज्म। यार्डस्टिक टू मेजर इंटरेस्ट नहीं बताया, हाउ टू मेजर इंटरेस्ट नहीं बताया। बोला इंटरेस्ट पहले आता है, लेकिन बहुत बार लॉ पहले आता है फिर इंटरेस्ट आता है ना। और इसने बोला कि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कौन करेगा, पार्लियामेंट, लेकिन ये काम जज लोग का मेन है। देखो देखो भाई, आ जाओ, क्या बोला देखो। पहला क्रिटिसिज्म, कौन बोला था कि इंटरेस्ट हमेशा पहले आएगा लॉ के, लेकिन ये बात गलत है। बट वी सी दैट लॉट ऑफ इंटरेस्ट टुडे आर क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ ने क्रिएट किया वो इंटरेस्ट को, मतलब लॉ पहले आया इंटरेस्ट बाद में। जितना हाईलाइट करें बस उतना ही। द थ्योरी, रॉस्कोपॉन्ड का थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यार्डस्टिक नहीं दिया। इट इज नॉट द इंटरेस्ट दैट मैटर्स बट द यार्डस्टिक ऑफ मेजरमेंट दैट मैटर्स। तो वो तो यार्डस्टिक आपने दिया नहीं। फिर इसने बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, बट ये काम तो मेनली कौन करता है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट जज लोग करेगा ना, बिकॉज जज ट्रांसलेट करता है एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द केस। जजेस ट्रांसलेट द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द केस एंड दे आर द बेस्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट। लेकिन इसका थ्योरी क्या किया था, thus his theory gives more importance to judiciary in comparison to legislature। मतलब ज्यादा इज्जत ये जज को दे दिया एक्चुअल में। फिर पब्लिक सोशल इंटरेस्ट जो है, इसका जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, डाउटफुल, इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट में भी बहुत माइनर सिग्निफिकेंस था। तो फिर बनाए क्यों अलग अलग जब सब एक था। और ना इंटरेस्ट का जो बात होता है ना, वो लॉ का बात नहीं होता, पॉलिसी का बात होता है। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, ठीक है, नॉट अ मैटर ऑफ लॉ। तो ये फिफ्थ क्रिटिसिज्म। तो ये 5 क्रिटिसिज्म मेरे बच्चों दिमाग में रखना है। सच बताओ याद हो गया होगा एकदम, अगेन 5 मिनट दोगे खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ सैलमन, ये न्यूजीलैंड का भैया लॉ का प्रोफेसर था और सुप्रीम कोर्ट का जज भी था। कहां पर सुप्रीम कोर्ट, न्यूजीलैंड वाला सुप्रीम कोर्ट का जज था। सैलमन का लॉ में आ जाओ। सैलमन का लॉ जो है वो क्या बोलता है, मेनली उसका क्रिटिसिज्म पूछता है, बट फिर भी ये क्या बोलता है सुन लो पहले। सैलमन अगर आपको याद हो, ये अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, आज भी आया था इनफैक्ट। ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। सैलमन यूज्ड टू बिलीव इन नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। और इसने डेफिनेशन भी दिया था लॉ का कि लॉ है क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रूल्स और प्रिंसिपल्स applied by the state for administration of justice। It's a systematic body of principle। Law means systematic body of principle recognized, मतलब बनाया गया, and applied by the state, recognized and applied by the state for administration of justice। अब ये डेफिनेशन को ब्रेक करना है हम लोग को सैलमन का थ्योरी ऑफ लॉ। सैलमन लॉ को क्या समझ रहा है कि भाई लॉ एक ऐसा चीज है जिससे जस्टिस मिले, बात खत्म। लॉ इक्वल टू जस्टिस, दैट्स इट, फिनिश। सैलमन के हिसाब से कि द पर्पस ऑफ लॉ इज टू डू जस्टिस, बात बाकी कुछ नहीं। ये देखो, सैलमन claimed that purpose of law was to do justice, deliverance of justice to people। And in this sense ये डिफर कर रहा है ऑस्टिन से एंड बेंथम से, and he differed from Bentham and Austin because Bentham and Austin went into the analysis of law without going into the purpose। तो सैलमन क्या बोल रहा है भाई, सैलमन एक ही चीज बोल रहा है, लॉ मींस delivering justice to people, and it differs from Austin and Bentham in a way because they went into the analysis of law। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट फॉर्म में दिमाग में रखिएगा, ये पॉइंट 1 रख लीजिए आप। फिर दिस पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये वाला पैराग्राफ को पॉइंट 2। ये अब क्या बोल रहा है भाई, लॉ का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैलमन, लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, बताया था ना, लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर
recognized and applied by the state for administration of justice. ठीक है, तो यहां पर लॉ क्या है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कौन बनाएगा और कौन लागू करेगा? स्टेट, ताकि क्या हो सके? जस्टिस हो सके। तीसरा बात भाई ये बोला कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ कंपल्सन चाहिए। यहां से मत करिए। सैलमन सेज ह्यूमन एक्सपीरियंस हैज मेड इट क्लियर कि कुछ तो कंपल्सन चाहिए, तभी जस्टिस मेंटेन होगा, इसीलिए लॉ बनाने का दरकार है। मतलब if a just society is to be maintained, it is necessary to add compulsion so that people walk on the desired path. क्लियर है ना यहां तक बात? तो इसके लिए जस्टिस डिलीवर करने के लिए क्या होगा? जस्टिस डिलीवर करने के लिए आपको राइट्स मेंटेन करने के लिए फिजिकल फोर्स लगाना पड़ेगा ऑफ द स्टेट। स्टेट को अपना फिजिकल फोर्स यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के जस्टिस मेंटेन होगा। ठीक है, वापस से रिवीजन करेंगे, बट एक बार पहले पॉइंट्स मार्क कर लो। सैलमन यही बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस जो है वाज अ प्राइमरी टास्क ऑफ द स्टेट एंड लॉ, तो भाई वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब स्टेट का, गवर्नमेंट का काम लॉ बनाना नहीं है, जस्टिस करना है, और जस्टिस करने के लिए ही लॉ बनाया जाता है। मतलब लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस करना। स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस देना। तो स्टेट का प्राइमरी टास्क क्या है? लॉ बनाना कि जस्टिस? जस्टिस। उसी के लिए लॉ बनता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्राइमरी है, लॉ सेकेंडरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज दस एंटीसीडेंट, मतलब वो पहले आएगा, लॉ तो सेकेंडरी है, वो बाद में आएगा। पांचवा चीज यही बोला कि डेवलपमेंट, सैलमन सेज दैट डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिजिड प्री एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। समझ में आ गया? पुराने जो प्रिंसिपल्स है, विचारधाराएं हैं, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विथ चेंजेस ऑफ लॉ के साथ। रिजिडिटी नहीं चलेगा। क्लियर है सर? तो मेरे को बता दो, सैलमन का 5 मेन बात बता दो। सैलमन थ्योरी ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ न्यूजीलैंड, belong to natural school of thought, and according to his natural school of thought theory of law, he gave 5 points. Purpose of law was to deliver justice. In this way he differed from Austin and Bentham, who went into the analysis of law. फिर लॉ का डेफिनेशन बोल देना। लॉ इज, अकॉर्डिंग टू सैलमन, लॉ इज body of principles recognized and applied by the state for the purposes of administration of justice. तीसरा बात, because of human experience it is clear that there has to be some sort of compulsion to deliver justice. So for a just society there has to be compulsion, and therefore law is made in which state will use its physical force. चौथा बात क्या बोला? स्टेट का प्राइमरी काम लॉ बनाना नहीं है, स्टेट का प्राइमरी काम जस्टिस करना है, सेकेंडरी काम है लॉ बनाना ताकि जस्टिस हो सके। पांचवा बात क्या बोला? कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगा, जस्टिस तभी डिलीवर होगा, जब प्री एस्टैब्लिश्ड रिजिड प्रिंसिपल कीप्स चेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है सर? अब इसका क्रिटिसिज्म में आ जाओ। ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है, तीन ही क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये ज्यादा कुछ बोला नहीं तो क्रिटिसिज्म भी ज्यादा नहीं है। इसने खाली लॉ को एक बांध दिया कि भाई जस्टिस दो, बस इतना ही। लेकिन लॉ का और भी काम है यार, क्राइम रोकना भी तो काम है। जस्टिस मतलब हो गया आपके साथ क्राइम हो गया, आपको इंसाफ मिल गया, लेकिन अगर लॉ बना हुआ रहेगा तो जस्टिस का हो सकता है नौबत ही नहीं आए, डर के मारे लोग क्राइम करना छोड़ दें। इजंट इट? और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है, पहला क्रिटिसिज्म समझना है, इसने लॉ को खाली जस्टिस के साथ बांध दिया, बट लॉ का और भी ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इसने खाली बोला कि लॉ इज इक्वल टू जस्टिस, बट कुछ कुछ लॉ ऐसे भी है, कानून ऐसे भी है जो अनजस्ट हैं, बट वो है।
जैसे गवर्नमेंट का कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, कहां का इंसाफ है ये? बड़ी कानून है, गवर्नमेंट कैन कंपल्सरी एक्वायर द लैंड। तो सैलमन्स क्लेम, असर्शन मतलब क्लेम, दैट जस्टिस इज द एंड मतलब ऑब्जेक्टिव and law is a medium to realize it does not always hold true because there are some laws which are called unjust. Example, compulsory acquisition of land by government, which is a law allowed but it is unjust. दूसरा बात कि खाली जस्टिस ही पर्पस नहीं होता लॉ का, लॉ और भी पर्पसेस को सेटिस्फाई करता है, खाली जस्टिस देना उसका काम नहीं है। और लॉ के और भी एंड्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर। और तीसरा बात कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है जब सैलमन बोलता है कि पर्पस ऑफ लॉ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट एक तरफ सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और दूसरी तरफ उसने जूरिस्प्रूडेंस को बोला था स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ ऑफ अ नेशनल लीगल सिस्टम बिकॉज जस्टिस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। तो सुनो ना, एक तरफ सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब, बहुत ध्यान से, सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस तो खाली देश में नहीं होता, देश विदेश हर जगह होना चाहिए। और दूसरा तरफ मतलब एक तरफ बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, और दूसरा तरफ बोल रहा है सैलमन कि जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है जो अपने पढ़े थे ना थोड़ा देर पहले, सिविल लॉ ऑफ नेशनल लीगल सिस्टम। क्यों भाई, इंटरनेशनल जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज जस्टिस तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन जो उसका जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन आया वो तो खाली नेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित रह गया। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, और एक तरफ बोल रहे हैं फॉलो योर नेशनल बाउंड्रीज विच इज नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। क्लियर? तो ये तीन ठो इसका क्रिटिसिज्म था सैलमन थ्योरी का। अब आ जाइए आप केल्सन के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। केल्सन, हेंस केल्सन, ये भी पॉजिटिविस्टिक थॉट को बिलोंग करता है। अब केल्सन क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था केल्सन गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। सो केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, अब यहां पर समझना हम लोग को, ध्यान लगाओ। केल्सन जो है ना, सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया अपने बाद बाकी साथी लोगों को, जूरिस्ट लोग को, और केल्सन बोला बाद बाकी जूरिस्ट लोग है ना, उन लोग का थ्योरी ऑफ लॉ ज्यादातर रिलीजियन, पॉलिटिक्स ये सब से आया हुआ है, मॉरल, रिलीजियन ये सब से उन्होंने जो है लॉ का कंसेप्ट बताया, जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू केल्सन। The other jurists have gave their meaning of law according to religion etc, moral duties etc, which is totally wrong। और केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलता है कि हम लोग को एक बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वहीं से फिर आगे तक हम लोग को लॉ जो है वो डिराइव करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द बेसिक लॉ एंड देन सब लॉज कैन फॉलो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक लॉ। लाइक इंडिया में सारा का सारा लॉ जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या हो गया, बेसिक लॉ। फिर आप चाहे आप कंपटीशन एक्ट बना लो, कंपनीज एक्ट बना लो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके काम करेंगे। ये जो बेसिक लॉ है इसको बोलते हैं ग्रंड नॉर्म। क्या बोलते हैं? ग्रंड नॉर्म। ये है इसका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब आइए देखिए, हेनरी केल्सन, ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर एंड जूरिस्ट, gave pure theory of law. Kelson believed that the contemporary study, जो इसके साथी लोग theories of law वगैरह दिए हैं, were impure। इसका प्योर है, बाद बाकी का impure है, because क्यों impure है? Because they were drawn from the fields like religion, morality to explain the legal concepts। केल्सन भी ऑस्टिन की तरह, याद है ना, पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था। ये हो गया पॉइंट 1 आपका। फिर आप सीधा पॉइंट 2 में, अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ प्राइमरी नॉर्म है विथ स्टिपुलेट सैंक्शन। बिल्कुल, लॉ एक प्राइमरी नॉर्म है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट सामना करना पड़ेगा। ओके, लॉ फॉलो नहीं करेंगे, लॉ इज प्राइमरी, नहीं फॉलो करेंगे तो सैंक्शन यानी पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। सैंक्शन क्या होता है? वही रूल्स फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर
sanction will be applied for violation of law. अब मेन बात जो ग्रंड नॉर्म वाला है, जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रंड नॉर्म है, बाद बाकी सब लॉज जो है वो ग्रंड नॉर्म को ही फॉलो करके बनाए गए हैं। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ग्रंड नॉर्म हो गया और जितना भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही बनाया गया है। ये रहा, ध्यान से देखो। हाईएस्ट पॉसिबल नॉर्म was termed by Kelsen as ग्रंड नॉर्म। जो हाईएस्ट पॉसिबल नॉर्म है, जो बेसिक लॉ है, जिसको सारे बाद बाकी कानून फॉलो करेंगे, वो है ग्रंड नॉर्म, है ना। और फिर केल्सन का जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इट इज बेस्ड ऑन pyramidal structure of hierarchy of norms which derive their validity from the basic norm. This is the hierarchy of all the laws, and this hierarchy of all the laws will derive their validity from the topmost grand norm. मतलब ग्रंड नॉर्म यानी बेसिक नॉर्म जो हम सीख रहे हैं कब से, डिटरमाइंस द कंटेंट एंड गिव्स वैलिडिटी टू अदर नॉर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम इट। दिमाग में जा रहा है सारा बात। ग्रंड नॉर्म इज अ बेसिक नॉर्म व्हिच गिव्स वैलिडिटी टू द अदर नॉर्म्स, अदर लॉज। ठीक है, मतलब इन हिज व्यू बेसिक नॉर्म ही कारण है बात बाकी सोशल लॉ, इकोनॉमिक लॉ, पॉलिटिकल एंड अदर लॉज का। इसका एक एग्जांपल भी दे दीजिएगा। इन इंडिया a statute or law is valid because it derives its legal authority from parliament, है ना। स्टैट्यूट लॉ कब वैलिड होता है? जब स्टैट्यूट लॉ तभी वैलिड होता है जब वो पार्लियामेंट में पास होता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है। अच्छा, ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो कि लॉ बनाता है, इन लोग को कहां से अथॉरिटी मिलता है? फ्रॉम अ नॉर्म विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से वैलिडिटी मिलता है? वो तो सुप्रीम है, उसको कहीं से वैलिडिटी नहीं मिलता, मतलब वो ग्रंड नॉर्म है। As to the question from where does constitution derive its validity, there is no answer. Constitution को वैलिडिटी कौन देता है, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका ग्रंड नॉर्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज देयरफॉर ग्रंड नॉर्म अकॉर्डिंग टू केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ। तो जबरदस्त कंसेप्ट था, समझ में आ गया। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट था लेकिन आपको समझ में आ गया है। ग्रंड नॉर्म क्या है? बेसिक नॉर्म है, सुप्रीम लॉ है, which gives content and validity to other laws. For example, in India, Constitution of India is the grand norm. उसको वैलिडिटी कौन देता है? वो नहीं पता, तभी तो वो ग्रंड नॉर्म है, बेसिक नॉर्म है, और वो बाद बाकी चीजों को वैलिडिटी देता है। वापस से 500 पॉइंट रिवाइज कर लो। हेनरी केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया, इसके बाद बाकी कंटेम्परेरीज ने जो लॉ दिया था इसके अनुसार वो रिलीजन बेस्ड था, मॉरलिटी बेस्ड था। और ये भी जॉन ऑस्टिन की तरह एक पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट था। दूसरा बात क्या है कि लॉ प्राइमरी है, नहीं फॉलो करोगे सैंक्शन लगेगा। सैंक्शन क्या है? रूल। Sanction is a rule forbidding or prescribing certain behavior and it will be applied for violation of law. चौथा बात, पूरा ग्रंड नॉर्म को एक्सप्लेन कर देना है। ग्रंड नॉर्म ही बेसिक नॉर्म है which gives content and validity to other laws. All other law, political, social, economical, will derive its validity from basic norm which is called grand norm. For example, in India, constitution is a grand norm and it gives validity to all other laws. For example, parliament and president makes the law. But who has given the power to parliament and president? The constitution. Who has given the power to constitution? That is not traceable. So constitution is a grand norm. अब इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ग्रंड नॉर्म जो बोल रहे हो, हर कंट्री में वो ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे कंट्री में थोड़ी ना संविधान होता है, चाइना में संविधान थोड़ी ना है। तब फिर तो इन एवरी कंट्री इट इज नॉट पॉसिबल। अरेबियन कंट्रीज में चले जाओ, चाइना चले जाओ, वहां पर तो ग्रंड नॉर्म पॉसिबल नहीं है। सो हर कंट्री में ग्रंड नॉर्म पॉसिबल नहीं है ढूंढना। So it is difficult to trace grand norm in every legal system. और कोई रूल और यार्डस्टिक भी नहीं है कि what are the parameters which you satisfy, then you will be treated as a grand norm. So in many legal countries, in many legal systems, it's not possible to trace grand norm because there are no fixed parameters to identify the grand norm. अच्छा, प्योर थ्योरी में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब तक जस्टिस हो जाना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए लॉ। Did not give the time frame for which the effectiveness should hold for requirement of a validity to be satisfied. So it was without any time frame, ये याद कर लेना।
अच्छा, कैल्सन अपना साथी लोग को क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार इन लोग तो मॉरलिटी, रिलीजन ये सब देखता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग ग्रैंड नॉर्म खोजने जाएंगे तो हम लोग को भी तो मॉरलिटी और पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा, तब तो फिर वो भी प्योर नहीं रहा, वो भी इम्प्योर हो गया। कैल्सन बोल रहा था ना यार इन लोग तो रिलीजन मॉरलिटी देखता है, तो ग्रैंड नॉर्म ढूंढते समय भाई ये ग्रैंड नॉर्म बना, ये ग्रैंड नॉर्म है कि नहीं है, इसको किसने पावर दिया, अच्छा इस रिलीजन ने, अच्छा इस सोसाइटी ने, तो हम लोग भी तो ये सब चीज देख रहे हैं, मॉरलिटी, रिलीजन। तो कैल्सन थ्योरी ceases to be pure the moment one tries to analyze the grand norm, ठीक है, upon based upon the subjects like sociology, history, morality. So if we try to analyze a grand norm on the basis of sociology, history and this morality, then it becomes impure. International law does not sit well within Kelsen's pure theory. इंटरनेशनल लॉ जो है यहाँ पर फिट नहीं होता, बस इतना ही। ये चार्टो क्रिटिसिज्म जो है आप दिमाग में रखिए। बस बस चिंता मत करो, खत्म होने वाला है, लेक्चर खत्म होने वाला है, 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है दोस्तों। बस फिनिश, बेंथम इज द लास्ट, और ये सिंपल है। जेरेमी बेंथम जो है भाई वो सिंपल है, फटाफट आ जाओ, 10 मिनट्स में। आइए भाई, पूरा याद करवा देंगे, गारंटी है। जेरेमी बेंथम, बेंथम जो है क्या बात बोला बेंथम, कि भाई इंसान जो है वो दो चीजों में फंसा हुआ है, पेन एंड प्लेजर, और कुछ नहीं है। या तो आप पेन बियर कर रहे हैं या फिर आप प्लेजर एंजॉय कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट एवरी ह्यूमन फेस, पेन एंड प्लेजर। अब बेंथम लॉ के साथ इस चीज को कैसे जोड़ा कि लॉ ऐसा बनाया जाए कि इंसान जो है वो अपना प्लेजर एंजॉय कर सके, पेन से बच सके, उसके लिए लॉ बना, टू अवॉइड द पेन एंड टू लेट द सोसाइटी एंजॉय द प्लेजर। क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग खुश नहीं रहेंगे कोई खुश नहीं रह सकता। और बेंथम यहां तक बोला कि सबके खुशी में ही इंसान का खुशी है। लो, इस बात का क्रिटिसिज्म भी होगा। अब ये देखो, बेंथम क्लेम दैट नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर कमांड ऑफ टू सॉवरेन, पेन एंड प्लेजर। अब प्लेजर ही इसका थ्योरी ऑफ लॉ है। देखो, प्लेजर इज द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ बेंथम। ये क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ लॉ, जो लॉ का काम होना चाहिए, इट शुड बी, फंक्शन ऑफ लॉ शुड बी टू ब्रिंग अबाउट maximum happiness of each individual, because happiness of each will result in the happiness of all. आपके खुशी में ही सबका खुशी आ जाएगा। ठीक है, तो बेंथम क्या बोला, बेंथम बोला लॉ ऐसा बनाओ विच, देखो वी आर आइदर सफरिंग पेन और वी आर गोइंग टू एंजॉय द प्लेजर, सो लॉ शुड हेल्प अस टू एंजॉय द प्लेजर, maximum happiness of all. Law should ensure maximum happiness of all, because in happiness of each person lies the happiness of all persons. Okay, तो लॉ ऐसा बनाओ to ensure happiness of the members of community in general. General मतलब पूरा सोसाइटी खुश रहे, not to guarantee the selfish desire of individual. Law should not guarantee the selfish desire of the few individual, but consciously to secure the common good. Law should try to make the common society happy rather than to fulfill selfish desire of some individuals. बेंथम बोला भाई लॉ का 8 एस्पेक्ट होता है, मैं इसका एक्रोनिम बना दूंगा आपके लिए, बट पहले एक बार ये 8 एस्पेक्ट समझ लो, बहुत सिंपल है, खाली सुन लो याद हो जाएगा। बेंथम ने लॉ का 8 एस्पेक्ट बताया, बोला सोर्स, हर लॉ का एक सोर्स होता है, यानी लेजिस्लेचर। द सोर्स ऑफ लॉ इज द विल ऑफ सॉवरेन, ठीक है, जो लॉ बनाएगा, बस वहीं तक। तो सोर्स क्या है, जो लॉ बनाएगा, दैट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। सब्जेक्ट, जिसके ऊपर लॉ लागू किया जाएगा, लॉ हो सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर लागू हो या इंसान के ऊपर भी लागू हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी है, और सिविल प्रोसीजर कोड भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, जो इंसानों के ऊपर लागू है। तो सोर्स मतलब जो लॉ बना रहा है, सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए लॉ बनाया जा रहा है, दे मे बी पर्संस और थिंग्स, दे मे बी एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। अरे भाई प्रॉपर्टी है तो पैसिव है, इंसान है तो एक्टिव है। हर लॉ का एक ऑब्जेक्ट होगा यानी गोल होगा। एक्सटेंट मतलब अप टू व्हाट टेरिटरी ऑफ द लैंड विल द लॉ अप्लाई, लॉ कवर्स अ पोर्शन ऑफ द लैंड, वो हो गया एक्सटेंट। एस्पेक्ट, हर लॉ का दो एस्पेक्ट होगा, डायरेक्टिव, ये काम कर, सैंक्शन, नहीं किया
तो ठोकेंगे। डायरेक्टिव एंड सैंक्शनल पार्ट। डायरेक्टिव मतलब आपको ये काम करना है, सैंक्शन मतलब पनिशमेंट इफ यू डोंट फॉलो द डायरेक्टिव। लिख सकेंगे तो पढ़ना नहीं है। फोर्स, ऑब्वियस पता है मैंडेटरी फोर्स रहेगा। मोटिवेशन टू ओबे अ लॉ इज जनरेटेड बाय द फोर्स बिहाइंड द लॉ। मैंडेटरी रखोगे तभी लॉ फॉलो होगा, नहीं तो फॉलो नहीं होगा। रेमेडियल अपेंडेज, जजेस के पास जो है ना सेट ऑफ लॉज रहना चाहिए जिसके हिसाब से वो डिलीवर कर सके जस्टिस। सो जजेस शुड बी गिवन अ सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज based on which the justice can be delivered. These are set of subsidiary laws given to judges through which judges give the justice, cure the evil. Okay. Expression. Law is nothing but expression of sovereign's will. Law is nothing but an expression of sovereign's will. तो देखो भाई लॉ में 8 एस्पेक्ट बेंथम ने क्या क्या बताया। सोर्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, सोर्स हो गया। सब्जेक्ट, that is the person or the thing on which the law shall apply. It may be active, passive. Object, the goal of the law. Extent, the territorial boundary within which the law shall apply. ठीक है। Aspects, directory and sanctional. फिर force, mandatory force रहेगा तभी होगा। Remedial appendage, set of subsidiary laws given to the judge to cure the evil. And expression, ultimately law is nothing but formal expression of या formal will of legislature. It is the will of legislature. ठीक है, expression of sovereign's will. अब इसको याद करने का तरीका भाई मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे याद कर लो। फोर्स, अ फोर्स, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ए से क्या था एस्पेक्ट, एफ से फोर्स, ऑब्जेक्ट, रेमेडियल अपेंडेज, सोर्स, सब्जेक्ट, एक्सटेंट, एक्सप्रेशन। अ फोर्स, ए से एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होता है ना, डायरेक्टरी एस्पेक्ट होता है और सैंक्शन एस्पेक्ट होता है। एफ से तो फोर्स, मैंडेटरी रखोगे। ऑब्जेक्ट, गोल, रेमेडियल अपेंडेज, सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज गिवन टू जजेस टू क्योर द विल। Source, legislature. Subject, on which the law shall apply. Extent, territory. Expression, will of it's a sovereign's will. याद हो गया ना अ फोर्स, ये हो गया बेंथम का। सच बताओ याद हो गया ना अ फोर्स से। अब इसका क्रिटिसिज्म में आ जाओ। क्रिटिसिज्म बहुत सिंपल है भाई। क्रिटिसिज्म में बेंथम जो है ना वो सब चीज को इग्नोर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोग आपस में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, बेंथम ने वो सब के ऊपर कुछ नहीं बोला। तो बेंथम का क्रिटिसिज्म ये, डज नॉट टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ लॉ कॉन्फरिंग पावर, लाइक इट डज नॉट टेक केयर ऑफ द लॉज कॉन्फरिंग पावर, लाइक पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिएट टाइटल, ये सब चीज के बारे में बेंथम ने नहीं बोला। ठीक है। दूसरा चीज, इसने कस्टम को इज्जत नहीं दिया, ये बोला कस्टम जो है वो लॉ कभी नहीं बना सकता। तीसरा चीज, जज को इज्जत नहीं दिया, बोला जज भी लॉ नहीं बना सकता। जबकि हम लोग तो देखे ना कस्टमरी लॉ भी होता है और जज लोग भी प्रेसिडेंट सेट करता है। तो इसने दो चीज को इज्जत नहीं दिया, कस्टम को और जज को। ये दो क्रिटिसिज्म हो गया। Did not give fair treatment to custom as a source of law. Did not allow for judges to make the laws. अच्छा, इसने प्लेजर पेन का क्राइटेरिया दिया था ना, लेकिन it did not provide a subjective criteria of pain and pleasure can be transmuted into an objective. बस खाली बोल दिया प्लेजर पेन, बताया कैसे आइडेंटिफाई होगा क्या प्लेजर है क्या पेन है, नहीं बताया। नो क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द प्लेजर पेन। अमिताभ बच्चन बोलेगा दर्द में भी मजा है, तो ये लो बेंथम का थ्योरी तो रुक गया। तो ये क्राइटेरिया नहीं दिया प्लेजर पेन का। अच्छा, और एक चीज ये क्या बोला कि आप खुश रहेंगे तो सोसाइटी खुश रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट increase in the happiness of certain segment of society will lead to overall happiness of the entire society, है ना। क्योंकि हो सकता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुश हो तो दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग दुख खबरी हो। तो ये 5 क्रिटिसिज्म था। एंड दोस्तों, दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव सुपर डुपर लेक्चर ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ। टेलीग्राम चैनल में नोट्स जो है वो अपलोड हो गया है, बिल्कुल ही इंस्टीट्यूट का मैट का भी और मेरा हैंड रिटन नोट्स का दोनों का पंच करके टेलीग्राम चैनल में नोट्स है, पक्का से देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, जूनियर्स को और फ्रेंड्स को पक्का से बोलिएगा कि ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट जो है वो चल रहा है उसको उपलब्ध करें, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चा लोग जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाए, इसलिए ये किया जा रहा है ताकि आप लोग का बेस्ट विशेस मेरे को और परिवार को मेरे मिल सके, और मेरा परिवार में आप लोग भी हैं तो आप लोग का भी भला होगा।
थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। रिवीजन के लिए मिलते रहेंगे।